हेलो बेटाज, कैसे हो आप सभी। आज के इस लेक्चर में हम आपको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले के पीछे कॉन्सेप्ट्स को समझाएंगे और आपको ये फील दिलाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, याद भी कर लिया होगा, लेकिन बस फील लीजिए इसकी। देखो, जब किसी बॉडी से कोई इलेक्ट्रॉन मान लो चला गया तो उस बॉडी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ, दो इलेक्ट्रॉन चले गए तो दो जितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कभी ऐसा हो सकता है कि दो और आधा इलेक्ट्रॉन चला जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दो और आधे इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज हमारी बॉडी पे आ जाए? नहीं हो सकता। मतलब जो चार्ज होगा वो या तो एक इलेक्ट्रॉन जितना होगा, या दो जितना होगा, या तीन जितना होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। कभी भी ऐसे चार्ज नहीं होगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है, 3.5 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है, और उसी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन हमारे पास आएगा नेगेटिविटी को बढ़ाएगा तो नेगेटिव चार्ज। अगले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। हालांकि फॉर्मूला नहीं है, ये बताया गया है कि एक कूलाम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, फील करो। देखो, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, बहुत छोटी वैल्यू है। एक इलेक्ट्रॉन पे थोड़ा सा चार्ज है, हमको बहुत ज्यादा चार्ज बनाना है तो हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो एक कूलाम चार्ज बनाने के लिए हमें 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, तब एक कूलाम चार्ज बनेगा। तो अब आप फील कर पा रहे होंगे कि एक कूलाम चार्ज कितनी बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या था? वर्क करवाना। किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर वर्क करवाना, क्योंकि चार्ज को धक्का देके चलाना भी तो है ना। अच्छा, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बन गया? वर्क। हाँ, और चलाना किसको है? चार्ज को। तो फॉर्मूला बन गया वर्क अपॉन चार्ज। बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया। फिर बात कर लेते हैं करंट की। करंट क्या होता है? चार्ज का बहना। हाँ, तो चार्ज बहेगा तो चार्ज को तो कंसीडर करेंगे ही, लेकिन ध्यान से सुनो, एक तो चार्ज बहे धीरे 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 धीरे, एक चार्ज बहे बहुत तेजी से। दोनों बातों में फर्क है, मतलब हमें टाइम को भी कंसीडर करना है। तो करंट का फॉर्मूला बन जाता है चार्ज अपॉन टाइम, जिसको हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी कह देते हैं। ठीक है, करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं ओम्स लॉ की। हमने शॉर्ट्स में भी आपको दिखाया ओम्स लॉ कैसे हम फील कर सकते हैं डेली लाइफ में। तो ओम्स लॉ के अनुसार जो पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के अक्रॉस होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें से फ्लो होने वाले करंट के। बहुत बढ़िया। ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इन दोनों एंड्स के बीच में ज्यादा पोटेंशियल का अंतर है। बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोपोर्शनलिटी का निशान हम हटा देंगे। ठीक है, तो V इक्वल्स टू IR। अब R क्या है? R इस मटेरियल का, जिसमें से हमने करंट फ्लो करवाया, इसका रेजिस्टेंस है। क्योंकि कितना करंट फ्लो होगा ये इस बात पे भी तो डिपेंड करेगा ना कि इस मटेरियल की रुकावट कितनी है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर अगर हम बात कर लें, कोई हमें कह दे कि देखो हमारे पास ये एक मेटल का कोई मटेरियल है, इसका रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा। अरे कैसे बताएंगे? बता सकते हैं, बहुत अच्छे से हम बता सकते हैं, बशर्ते हमें क्या क्या पता हो। इस मटेरियल की लेंथ पता हो, इस मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया पता हो, और इस मटेरियल की रजिस्टिविटी मतलब रुकावट पैदा करने का अंदरूनी गुण पता हो, तो हम इस मटेरियल की रुकावट मतलब रेजिस्टेंस बता सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो मतलब रजिस्टिविटी L लेंथ अपॉन एरिया। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट मापने की वो ओम होती है, और रजिस्टिविटी की ओम मीटर होती है। ये बात आप बहुत अच्छे से याद कर लो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, आपको आता भी होगा। आज आपको इस फॉर्मूले की फील दिलाते हैं। देखो, मान लो एक रास्ता है और उस रास्ते में से एक गाड़ी को जाना है। बहुत बढ़िया। आपके पास दो पैकेट हैं, किसके? कीलों के, आयरन नेल्स के। हाँ, और आपको कुछ भी करके उस गाड़ी को रोकना है, उसमें पंक्चर करना है। तो आप क्या करोगे? उस रास्ते में जिसमें से गाड़ी जा सकती है, उस रास्ते में दो जगहों पर वो कीलें डाल दोगे, और बहुत ज्यादा संभावना है कि उस वजह से उस गाड़ी में पंक्चर हो जाए और वो गाड़ी रुक जाए। लेकिन अगर आपके पास, उस गाड़ी के पास दो रास्ते हो जाने के,
दो रास्ते हो जाने के, दो रास्ते हो जाने के, और फिर आपको दो रास्तों में अलग अलग जगह एक एक पैकेट डालना हो और गाड़ी को रोकना हो, तो अब क्या कम संभावना नहीं है कि वो गाड़ी रुकेगी? हाँ, पहले वाले रास्ते में तो एक ही रास्ते पे दो जगह तुमने कीलें डाल दी थी, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ गई थी कि गाड़ी रुकेगी। लेकिन अब गाड़ी के पास भी दो रास्ते हैं और हर रास्ते में कम कीले हैं, तो यह संभावना बहुत कम हो गई कि उसमें पंचर होगा, उसको कम रुकावट महसूस होगी, वो आसानी से चली जाएगी। इसलिए हम पैरेलल में रुकावट को सीधे तौर पे नहीं जोड़ सकते, लेकिन सीरीज में एक ही पानी की पाइप में हम उस रुकावट को सीधे तौर पे जोड़ सकते हैं। एक ही रास्ते में होने वाली रुकावट सीधे ऐड हो जाती है, लेकिन अलग अलग रास्ते में होने वाली रुकावटों को हम सीधा ऐड नहीं कर सकते। इसीलिए सीरीज का तो ये फॉर्मूला बन जाता है जिसमें हम सभी रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, लेकिन पैरेलल में जहां पे हमें करंट को बांट के और फिर मिलाना पड़े, उसमें हम रेजिस्टेंस को सीधे नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? ये तुमने अभी गाड़ी वाली बात से फील कर ही लिया होगा। तो उसमें रेजिस्टेंस कैसे जोड़ेंगे? रेसिप्रोकल करके जोड़ेंगे। तो हमने रेसिप्रोकल करके जोड़ दिया है। यह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है, ये अकेले अकेलों का रेजिस्टेंस है। बहुत सही, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं हीट की। अच्छा सुनो, सबसे पहले तो ये समझो कि हीट प्रोड्यूस ही क्यों होती है। देखो बेटा, आप एक बात समझो, अगर मेरे से कोई ऐसा काम करवाना चाहे जो मेरे को करना पसंद नहीं है, तो मेरे को गुस्सा आएगा ना? आएगा ना? हाँ, बहुत अच्छी बात है। अब कोई भी कंडक्टर होता है, मान लो कोई भी कंडक्टर है, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है, मतलब वह कुछ ना कुछ रुकावट तो पैदा करता ही है। किस चीज में रुकावट? चार्ज के चलने में रुकावट पैदा करता है, फ्लो होने में रुकावट पैदा करता है, अच्छा करंट में रुकावट पैदा करता है। हाँ, और हम जबरदस्ती पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके उसमें से करंट फ्लो करवाना चाहें, वो रुकावट पैदा करे। हम कहें ना भाई करंट तो फ्लो होगा, वो कहे नहीं होने दूंगा, हम कहें होगा, तो झगड़ा होगा ना। क्या पैदा होगी? हीट पैदा होगी। इसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी कहते हैं। तो ये बात तो सच है कि अगर हम ज्यादा करंट फ्लो करवाने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा झगड़ा होगा, तो ज्यादा हीट पैदा होगी। बहुत बढ़िया बात। दूसरी बात, अगर इसका रेजिस्टेंस रुकावट ज्यादा है तो ये भी उसको ज्यादा अपोज करेगा, ये खुद ज्यादा झगड़ा करेगा कि नहीं फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, तो भी ज्यादा हीट पैदा होगी। और अगर हम ज्यादा देर तक करंट फ्लो करवाते रहेंगे तो भी हीट ज्यादा पैदा होगी। तो हमने एक फॉर्मूला बना दिया जिसमें हमने हीट इज इक्वल्स टू करंट का स्क्वायर गुणा रेजिस्टेंस गुणा टाइम लिख दिया। अब आप फील करो, करंट ज्यादा तो हीट ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो हीट ज्यादा, और टाइम ज्यादा तो भी हीट ज्यादा। यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। इसी को ट्रांसफॉर्म करके हम ये लिख सकते हैं VIT। हाँ, बहुत बढ़िया बात। इसी को ट्रांसफॉर्म करके अगर मैं करंट की जगह V/R लिख दूं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो यह बन जाएगा V²/R इंटू टी। ये दोनों फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले, और एक ये भी है, आप चारों याद कर लो। मैं लास्ट में आपको ये बताता हूं कि कब कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। पावर मतलब शक्ति। बहुत बढ़िया बात। शक्ति मतलब जो किसी काम को करे लेकिन जल्दी करे, उसमें ज्यादा पावर होगी। बहुत बढ़िया बात है। तो पावर का फॉर्मूला बन जाता है यहां से VI, पोटेंशियल डिफरेंस गुणा करंट। हाँ, फील करो, अगर किसी डिवाइस को हम ज्यादा पोटेंशियल दें और उसमें करंट भी ज्यादा फ्लो हो, मतलब वो डिवाइस ताकतवर है बेटा, ताकतवर है बेटा। हाँ, रेल का इंजन होता है ना, रेल का इंजन, जो ट्रेन चलती हैं, आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इंजन आ गए हैं, उसमें हम बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं और बहुत ज्यादा ही करंट फ्लो होता है, तो उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा शक्ति होती है। वो है एक इंजन कितने डिब्बों को खींचता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, फील आ गई, गुड फील आ गई, ठीक है। अगर मैं V को लिख के बदल के IR लिख दूं तो यह बन जाएगा I²R, और अगर मैं I को बदल के V/R लिख दूं तो यही फॉर्मूला बन जाएगा V²/R, ठीक है। अच्छा, इन 6 के 6 7 फॉर्मूलों को याद करवाने की मैं तुम्हें एक छोटी सी टिप देता हूं। तुम पावर के याद कर लो और उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारे पास सारे हीट के फॉर्मूले आ जाएंगे। पावर के याद कर लो, टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, सारे हीट के फॉर्मूले आ जाएंगे। जबरदस्त, दिमाग के अंदर ये बात बिठा लो, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्मूले की। इसमें बड़ी दिक्कत है, क्या करें क्या करें। देखो बेटा, सिंपल बात है, तुम सबको पता है कमर्शियल यूनिट जो होती है वो किलोवाट/आवर होती है। तो इसी को फील करो ना आप, इसी को फील करो। किलोवाट किसकी यूनिट है? ये वाट, पावर की। अच्छा, आर
ये किसकी यूनिट है? टाइम की। मतलब पावर गुणा टाइम। हाँ, पावर गुणा टाइम ही तो अभी हमने कहा कि हीट होती है, एनर्जी होती है। हाँ, मतलब आपको करना तो पावर को टाइम से ही मल्टीप्लाई है, तो आपके पास कमर्शियल यूनिट आ जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि यहां पे जब आप पावर पुट करें तो वो किसमें हो? वो किलोवाट में हो। और जब आप टाइम पुट करें तो वो घंटे में हो। तब जो आंसर आएगा ना वो ऑटोमेटिकली किलोवाट आवर में आएगा, और उसी को हम 1 किलोवाट आवर को ही हम 1 यूनिट कह देते हैं। 1 किलोवाट आवर को ही 1 यूनिट कह देते हैं। सुना होगा ना, मीटर में यूनिट निकल आई, कितने यूनिट रीडिंग आई। किलोवाट आवर को ही हम जनरली यूनिट कह देते हैं। तो फील आ गई। अब बात कर लेते हैं लास्ट में कि फॉर्मूले बहुत सारे हैं। किसी फॉर्मूले को पुट करते हैं तो कुछ उत्तर आता है, किसी को करते हैं तो कुछ उत्तर आता है। कभी कभी ऐसा हुआ होगा। तो फॉर्मूला यूज कौन सा करें? देख बेटा, ध्यान से सुन। जो वैल्यूज आपको दी गई हों आप उनके अनुसार अपने फॉर्मूले का चयन करें। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपको किसी क्वेश्चन में वोल्टेज दे दी, करंट दे दिया और टाइम दे दिया, और हीट पूछ ली। क्या पूछ ली? हीट पूछ ली। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ऐसा फॉर्मूला चुनो जिसके हीट के फॉर्मूले में वोल्टेज हो, करंट हो और टाइम हो। तो देखो क्या इसमें है? वोल्टेज नहीं है बेटा, नहीं है। हालांकि निकल जाएगी और उससे हम सवाल भी सोल्व कर लेंगे, लेकिन समय बचाना है, हमको स्मार्ट काम करना है। तो ऐसा फॉर्मूला चुनो जिसमें VB हो, IB हो, TB हो। ये रहा, ये फॉर्मूला लगाओ और अपनी जिंदगी को आसान बनाओ। ऐसे ही हर क्वेश्चन में आपको यह करना है। इन फॉर्मूलाज को आप याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इनसे आपको फायदा मिलेगा न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, और न्यूमेरिकल सॉल्विंग की वीडियो जल्द ही इस चैनल पे, आपके चैनल पे आने वाली है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार पढ़ते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।